हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट की यूनिट 4 की। जिसने भी अभी तक का 1 2 3 यूनिट नहीं देखी है, पहले वो देख ले ये यूनिट, उसके बाद देखे तो उसको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि इसमें बात क्या हो रही है। वैसे इसमें मेनली बात हम लोग वेयर हाउस पे करेंगे, और जो कुछ कंपनीज होती हैं अपना सप्लाई चेन का काम किसी और कंपनी से कराती हैं, उसके बात करेंगे। दो मेनली टॉपिक हो गए इसमें, वेयर हाउस और एक थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी का काम कैसे होता है या कैसे कराया जाता है, इस पर बात करी जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों ने पहले की 1 2 3 यूनिट्स देख ली होंगी। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा वेयर हाउसिंग, जिसमें है कॉन्सेप्ट और टाइप्स। मेनली ये देखा जाए तो एक तरीके का इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हो सके तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा कि वेयर हाउसिंग होता क्या है। ठीक है, वेयर हाउसिंग वो होती है जहाँ पे हम अपने गुड्स को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को या गुड्स को या रॉ मटेरियल को जहाँ पे एक जगह पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जिससे डैमेज से बच सके, चोरी से बच सके। इस चीज़ कोई एक जगह तो हर चीज़ के लिए बनाते हैं ना। जैसे आप अपने घर पे भी मान लीजिए कि एक स्टोर रूम होगा जहाँ पे आपका घर का मेनली कहीं ना कहीं राशन रखा होगा, या कुछ सर्दी के कपड़े, या गर्मी के टाइम पे गर्मियों के कपड़े, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ आप स्टोर करके रखते ही रहते हो। तो ऐसे ही वेयर हाउसिंग काम करता है फर्म्स के लिए, जहाँ पे फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखती है। चलते हैं बुकिश लैंग्वेज की तरफ। बुकिश लैंग्वेज में क्या है कि वेयर हाउस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स फ्रॉम टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड अंटिल दे आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। ये कब तक रखा जाता है? जब तक वो कस्टमर को पहुंचा ना दिया जाए। इट इंश्योर्स स्मूथ फ्लोज ऑफ मटेरियल इन द सप्लाई चेन, प्रोवाइडिंग अ सेफ प्लेस टू स्टोर इन्वेंट्री। और ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक सेफ प्लेस होनी चाहिए ना हमारे पास अपने सामान को रखने के लिए, ठीक है। ये सप्लाई चेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेयर हाउस। A warehouse act as a buffer between production and consumption। प्रोडक्शन से लेके आखिरी एंड तक का डिलीवर नहीं हो जाता है, या कस्टमर तक का नहीं पहुंच जाता है, या कस्टमर यूज भी नहीं कर लेता है, तब तक वेयर हाउस का काम होता है उस प्रोडक्ट को रखना, ठीक है, अपने पास संभाल के रखना, ठीक। फंक्शन ऑफ वेयर हाउस: स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोर करना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और थेफ्ट, डैमेज और चोरी से बचाना, रेगुलर सप्लाईज ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर डिमांड। जो हम अपने पास गुड्स रखेंगे तो उसकी रेगुलर सप्लाईज दे सके अपने कस्टमर को, उनकी डिमांड के ऊपर वो काम करना। हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन बाई स्टोरिंग गुड्स ड्यूरिंग लो डिमांड। अगर लो डिमांड है तो ऐसा तो होगा नहीं कि प्रोडक्ट तहस नहस करके फेंक दिया, उसको संभाल के रखना है जब तक जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आज भाव कम है, इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि आने वाले टाइम पे भाव कम ही रहे, तो तब तक हमें उसको संभाल के रखना है अपने गुड्स को। चलते हैं आगे सेकंड टॉपिक पे, टाइप ऑफ वेयर हाउसेस। टाइप्स कैसे होते हैं? प्राइवेट वेयर हाउस होता है, इसमें क्या होता है कि कंपनी किसी ना किसी से रखने के लिए, किसी से मतलब कि इन द सेंस कि सॉरी, यहाँ पे किसी वाला तो पब्लिक वेयर हाउस में आएगा। इसमें क्या होता है कि कंपनी खुद के वेयर हाउस बनाती है, ठीक है। कंपनी का खुद का वेयर हाउस होता है जहाँ पे वो ऑपरेट करती है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को खुद के गुड्स के लिए, ठीक है। वहीं से वो अपना सप्लाई देते हैं, वहीं से वो मैनेज करते हैं। हाँ सॉरी, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स फॉर देयर ओन गुड्स। प्राइवेट वेयर हाउस वो होता है जहाँ पे कंपनी खुद का ही वेयर हाउस यूज करती है। पब्लिक में क्या होता है? ये होता है बेसिकली जहाँ कोई कंपनी किसी से रेंट में वो जगह लेती है, ओपन फॉर यूज एनी कंपनी और रेंटल बेसिस। रेंट लेके जगह लेती है और वहाँ पे अपने वो काम करती है सप्लाईज के, फिर वो होलसेलर को देना हो या कस्टमर तक का पहुँचाना हो या रिटेलर को देना हो। बॉन्डेड वेयर हाउस यूज टू स्टोर इम्पोर्टेड गुड्स बिफोर कस्टमर ड्यूटीज आर पेड। इसमें क्या होता है कि जब तक हम अपना सामान कस्टमर तक का पहुंचा नहीं देते तब तक हम लोग पे नहीं करते हैं, ठीक है। पब्लिक वाले में क्या होता है कि पहले ही आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है कि आप इतने टाइम पे, 1 महीने के लिए, जितने टाइम के लिए भी बॉन्ड बनवाते हैं कि इतने पे आपको देना इतने। पर बॉन्डेड वाले में क्या होता है कि आपका जो स्टोर तब तक रहता है जब तक कस्टमर उसकी ड्यूटीज नहीं पेड कर देता है, पैसे नहीं पेड कर देता है। गवर्नमेंट वेयर हाउस क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ मिलती हैं, गवर्नमेंट के खुद के बहुत सारे चले आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, कि उसमें बहुत मदद करते हैं कि आप उनके लिए, उनके पास भी जना है, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। तो ये भी होता है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करती है, गवर्नमेंट ही उसकी ओनर होती है। कॉपरेटिव वेयर हाउस क्या होता है? कॉपरेटिव वेयर हाउस वो होता है जिसमें ये ओन करा जाता है कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, खुद के बेनिफिट्स किसके लिए? मेंबर्स के लिए, उनके कॉपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। मॉडर्न वेयर हाउस डिजाइन फॉर क्विक मूवमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आजकल की जो कंपनीज है ना, सबसे बड़ी कंपनी की बात करते हैं, जैसे अमेजॉन है, ठीक है। अमेजॉन से प्रोडक्ट आया, ठीक है, वो तो डिलीवरी पार्टनर है ना।
अमेज़ॉन कहीं ना कहीं तो अपना प्रोडक्ट रखता होगा ना। जैसे उसके बाद भी अमेज़ॉन की बात नहीं खत्म होती, ब्लू डार्ट है, डिलीवरी है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो उनसे सामान लेती हैं और अपने अपने शहर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो सामान कहीं ना कहीं उतरता होगा कि कोई ना कोई वेयर हाउस होगा जहाँ पे वो सामान रखा जाता है। ठीक है, तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। सामान आया, उतरा, फिर उसके बाद कस्टमर तक का पहुँचाया गया। अगला, वेयर हाउसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये भी एक मेन क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वेयर हाउस स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो वेयर हाउसिंग स्ट्रैटेजी इज अ प्लान ऑफ डिसाइड हाउ मेनी वेयर हाउस अ कंपनी नीड्स, वेयर दे शुड बी लोकेटेड एंड हाउ दे विल बी ऑपरेटेड। वेयर हाउस स्ट्रैटेजी होती है कि किसी कंपनी को कितनी ज़रूरत है और कहाँ पे उसकी लोकेशन होनी चाहिए और कैसे उसको मैनेज करेंगे, ऑपरेट करेंगे। द गोल इज बैलेंस कॉस्ट, स्पीड एंड सर्विस क्वालिटी। अगर आपके पास शहर में बहुत अच्छी लोकेशन पे आपका वेयर हाउस है तो आप के पास सामान आया, आप उतनी ही जल्दी पहुंचा सकते हैं कस्टमर तक का। अगर आपके पास बहुत अच्छी लोकेशन है, आपके कस्टमर्स के बीच नहीं है, तो उनको पहुंचाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे क्या होगा कि सर्विस क्वालिटी हमारी अच्छी होगी, स्पीड हमारी अच्छी होगी, पैसा कम खर्च होगा। की एलिमेंट्स ऑफ वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी, लोकेशन ऑफ वेयर हाउस की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, टाइप एंड साइज ऑफ स्टोरेज फैकल्टी कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें। अगला, टेक्नोलॉजी यूज कौन सी करी जा रही है, ऑटोमेशन और RFID और जो भी बहुत तरीके की होती है, उसमें टेक्नोलॉजी का भी तो मैटर कहीं ना कहीं करता ही है ना आके, कि लेबलिंग कैसे हो रही है, बिलिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी कि वहाँ की इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी कैसी है, हमारी कंपनी के लिए ठीक है कि नहीं है। क्योंकि कोई, मान लीजिए हमने किसी से रेंट लिया, उसने बोल दिया कि ये सामान आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, यहाँ ये सामान नहीं रखा जाएगा, या जो भी उनकी खुद के कई लोगों के मॉरल वैल्यूज़ और खुद के लीगल लॉज भी होते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी प्लान्स, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिलीवरी प्लान क्या है, एक जगह पता होनी चाहिए ना कि हमारा वेयर हाउस है कहाँ से, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या रखेंगे कि कहीं हमें आगे ना ले जाना पड़ जाए। अगर आपके पास सेकंड यूनिट पड़ी होगी तो उसमें था कि ट्रक टू ट्रक डिलीवरी भी होती है, पहले ट्रक में ही आता है, दूसरे ट्रक में आता है, फिर उसके बाद डिलीवरी करना शुरू कर दिया जाता है। वेयर हाउस में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, अ गुड स्ट्रेटजी रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है तो रिड्यूस होगा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, पैसा कम होगा इस्तेमाल, पैसा बचेगा आपका, और इंप्रूव क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा वेयर हाउस फैकल्टी लोकेशन एंड नेटवर्क डिजाइन। चूजिंग द राइट वेयर हाउस लोकेशन is a critical decision in supply chain management. It affects transportation costs, डिलीवरी टाइम एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेसिकली अगर आप ये सप्लाई चेन वाला पढ़ रहे हैं ना, तो आप हर जगह, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन का यूज़ हर टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग। कॉस्ट रिडक्शन का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। डिलीवरी टाइम, या डिलीवरी टाइम नहीं तो सिर्फ टाइम एंड कॉस्ट भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, आधा एक नंबर तो देगा ही देगा जो भी कॉपी चेक कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहा है कि चूजिंग द राइट वेयर हाउस लोकेशन। अगर हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, इससे पहले जो चीज़ बताई थी वही सेम चीज़ नीचे आ रही है कि अगर हमारी वेयर हाउस की लोकेशन बहुत अच्छी है तो हम क्रिटिकल डिसीजन ले सकते हैं अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बच सकती है, डिलीवरी टाइम तेज हो सकता है, और इससे हमारा क्या इंप्रूव होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा। फैक्टर इफेक्ट कौन से करते हैं वेयर हाउस लोकेशन के लिए? पहला हमारा होता है यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर एंड सप्लायर्स। हमारे कस्टमर और सप्लायर्स के बीच में कितना ज़्यादा दूरी पड़ रही है, क्या हम लोग सही से टाइम पे डिलीवरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टी, रोड, पोर्ट्स, रेलवेज, जहाँ हमने वेयर हाउस लिया है वहाँ तक का ऐसा ना हो कि रोड ही नहीं पहुँच रही है, कहीं वीराने में जंगल में बना लिया है, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि हम लोग जिस, मान लो आपको पता होगा, अगर आप AKTU में पढ़ रहे हैं, मोस्टली लोग, मैं सोच के चलता हूँ कि लखनऊ के बारे में जानते ही होंगे, तो वहाँ पे एक जगह ही है ट्रांसपोर्ट नगर करके, वहाँ के दोनों, आप रोड से भी जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, रेलवे का भी जाना चाहेंगे तो वहाँ पे रेलवे से भी सामान उतारा जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउस हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के हैं। ठीक है, कुछ रेंटल हैं, कुछ उनके खुद के हैं, अलग अलग चीज़ें। मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टी हमारी अच्छी होनी चाहिए, कि ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम लोग अपना साधन ही नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड, लेबर अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। हमारे पास वहाँ लेबर काम करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी बताया जो वीराने में वहाँ लेबर जाने से डर रहा है या वहाँ जाने नहीं चाहता है, वो कह रहा है कि वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से आएंगे, तब तक तो पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा, काम कब करेंगे। ठीक, अगला, लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब जगह ली है तो वहाँ पे बनवाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का पैसा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड टैक्सेस। अब जब अगर मान लीजिए आप ज़मीन खरीदते भी हैं तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। उनकी खुद की पॉलिसीज़ होती है कि आप ऐसी ही जगह खरीद सकते हैं, उसमें इतने ही फ्लोर्स बनवा सकते हैं, या अलग अलग रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक, सिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का होना वहाँ पे। अभी एग्जांपल बताया था वीराने जंगल में, या कहीं खेत पे खोल लो जाके तुम अपना वेयर हाउस, क्या पता वहाँ इंटरनेट छोड़ो, बिजली ही नहीं पहुँच रही, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पहुँच रही, तो इंटरनेट पहुँचना तो दूर की बात हो जाएगी। अब हर टाइम तो आप अपने फ़ोन के डाटा से काम नहीं करते हो ना, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बड़े बड़े डोगनल्स और वाईफाई और बहुत सारे फाइबर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कि जिससे हमारा काम तेज़ चल सके।
अगला, नेटवर्क डिज़ाइन मीन्स डिसाइडिंग हाउ मैनी वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स अ कंपनी नीड्स एंड हाउ दे शुड बी कनेक्टेड फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन। अगर हम बहुत सारे ले भी लेते हैं ना, वेयर हाउस बना लेते हैं, तो उनको कैसे कनेक्ट रखना है, इफिशिएंट ऑपरेशन हमारे बीच चलता रहना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बीच में, कंपनी के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा काम तेज हो सके। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स मैंने थर्ड यूनिट में भी बताया था, क्योंकि सेकंड यूनिट में बताया था, किसी में बताया था, पर उसमें बहुत छोटी सी चीज़ थी, इसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स वो होता है कि जब कस्टमर वापस सामान भेज देता है, उसे कहते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स द प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम कस्टमर बैक टू द कंपनी फॉर रिटर्न, रिपेयर एंड रिसाइकल और डिस्पोजल। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को क्या पता वो प्रोडक्ट अच्छा ना लगा हो, या उसको डैमेज मिल गया हो, या रिप्लेसमेंट के लिए की साइज इशू हो, या कई भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें रिटर्न और रिपेयर और रिसाइकलिंग और डिस्पोजल का लिए कस्टमर वापस भेजता है अपना जो भी उसने प्रोडक्ट मंगाया था। इट फोकसेज ऑन प्रोडक्ट रिकवरी एंड वेस्ट रिडक्शन। ये क्या फोकस करता है कि प्रोडक्ट की रिकवरी हो सके और वेस्टेज कितना हो, कम से कम हो। एग्जाम्पल्स, रिटर्निंग डैमेज्ड और डिफेक्टिव गुड्स। अगर आप कोई सामान मंगाते हैं, आपको अच्छा सामान नहीं मिला, वो डैमेज है या डिफेक्टिव है, मान लीजिए आपने जूता मंगाया, वो फटा निकल गया या पुराना दे दिया किसी ने, तो आप उसको वापस कर देते हैं, ठीक। रीयूजिंग पैकेजिंग मटेरियल्स, पैकेज करने के टाइम पे वो रीयूजिंग कर दिया जाता है कई बार, तो मटेरियल की जो असली वैल्यू है वो गिर जाती है, तो इस वजह से भी कई बार प्रोडक्ट हमारा वापस कर दिया जाता है। आगे, रिसाइकलिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, मान लीजिए आपने फ़ोन मंगाया, उसके बदले आपने अपना पुराना फ़ोन भी एक्सचेंज ऑफर में रखा, तो अब वो जो पुराना फ़ोन आपने रखा है वो तो वापस चला ही जाएगा, उसके साथ साथ आपको नया फ़ोन तो मिल जाएगा, बट वो पुराने फ़ोन का करते क्या है, उसका कुछ ना कुछ तो उनको अच्छा लगता ही होगा ना, मतलब कि अच्छा निकाल ही लेते होंगे ना, कि कैमरा मिल गया या मदरबोर्ड मिल गया या बैटरी मिल गई, या कुछ ना कुछ वो अपना रीयूज़ करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं कंपनीज वाले। अब इसके बेनिफिट्स भी हैं, कुछ बेनिफिट्स क्या हैं, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आफ्टर सेल सर्विस अगर तुम अपने कस्टमर को दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने कस्टमर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। कई लोग आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देते हैं, बट मोस्टली आज के टाइम पे हर जगह आपको आफ्टर सेल सर्विसेज देखने को मिल सकती है। मे बी आपको लोकली ना देखने को मिलती हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें फेसेस करते होगे, ठीक है। रिड्यूस वेस्ट एंड एनवायरमेंटल वेस्ट का रिड्यूस जो होता है, वेस्टेज जो होता है वो कम से कम होता है, और इससे एनवायरमेंटल डैमेज भी कम से कम होता है। सेव्स कॉस्ट थ्रू रीयूज ऑफ मटेरियल। अभी बताया था फ़ोन का एग्जांपल कि आप जो एक्सचेंज में फ़ोन डालते हो, तो उसका कुछ ना कुछ कंपनीज इस्तेमाल कर ही लेती हैं। ऐसा अगर डेड भी फ़ोन होता है ना, तो कहीं ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है जिसका वो रीयूज़ करके कहीं ना कहीं आगे इस्तेमाल कर लिया जाता है। आगे फिफ्थ हमारा आउटसोर्सिंग नेचर एंड कॉन्सेप्ट। Outsourcing mean hiring an external company or service provider to perform certain business activities that were previously done in-house. In supply chain management, outsourcing help companies focus on the core business while expert handles logistics, warehouse and transportation. इसमें क्या होता है कि कोई जो कंपनी होती है ना, वो किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेती है अपने ऑपरेशंस को फुलफिलमेंट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। A company hires a logistic firm to manage delivery instead of doing by themselves. अब मान लो किसी, अभी बहुत इसके ऊपर जो 2-3 टॉपिक थे वेयर हाउसिंग में, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि अमेजॉन खुद से डिलीवर नहीं करने जाता। अगर आपने ध्यान दिया होगा, आपको मैसेज जब आता है कि आज आपका प्रोडक्ट आने वाला है, तो वो किसी ना किसी कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है। बेसिकली ब्लू डर्ट होता है, या डिलीवरी वाले होते हैं, या कोई और भी अलग अलग कंपनीज होती हैं। तो ये काम वो किसी थर्ड पार्टी से करा रही है, ये वो खुद से नहीं कर रही है, वो किसी एक कंपनी को हायर करती हैं अपने लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए। एक लॉजिस्टिक फर्म भी होती है कई सारी, वो मैनेज करती हैं आपकी डिलीवरीज बजाय खुद के। इससे एडवांटेज क्या होता है, अब वो तो एक तरीके से प्रो हैं उस चीज़ में, उनका काम ही यही है, तो उनको हम लोग ने हायर कर लिया, उनके पास सामान गया, वो आपके पास पहुँचा के देंगे, मतलब आप एज अ कस्टमर सोचिए, ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, एडवांटेज होते हैं कॉस्ट सेविंग होता है, इसमें क्या पैसे बचते हैं पहला। दूसरा, बेटर क्वालिटी थ्रू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। वो ऑलरेडी उस बिजनेस में या उस फर्म में या उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको मालूम है कैसे काम करना है, तो उनकी एक्सपर्टीज़ क्या होती हैं, स्पेशल होती हैं, तो वो बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फोकस ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़। आप अपने कोर बिजनेस पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपका कोर कुछ और ही है, पर आप मान लीजिए अपने डिलीवरी पे ज़्यादा ध्यान देने लगे और आपका प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है इंक्रीज होने के बजाय, तो आप अपनी क्वालिटी पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर डिलीवरी करने पे ज़्यादा आपका ध्यान चला जाता है, तो आप अपने कोर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिससे आप अपना प्रोडक्ट क्वालिटी या सर्विस क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, या उसको कम से कम मेंटेन रख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। इससे हमें क्या मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, स्केलेबिलिटी मिलती है, हम और भी काम कर सकते हैं और डिपार्टमेंट्स में भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू आउटसोर्सिंग।
आउटसोर्सिंग इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, नॉट जस्ट अ कॉस्ट कटिंग स्टेप। ये कोई एक कॉस्ट कटिंग स्टेप नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बिफोर आउटसोर्सिंग कंपनीज एनालाइज विच फंक्शन और क्रिटिकल एंड विच कैन बी हैंडल्ड बेटर बाय थर्ड पार्टीज। इसमें कंपनीज क्या एनालिसिस के लिए भी होता है, कई फंक्शंस होते हैं, क्रिटिकल चीज़ें होती है, वो कौन मैनेज करता है, कोई थर्ड पार्टी करती है। अभी जैसे बताता है ना कि अमेजॉन किसी और से भी काम कराता है, तो ऐसे ऐसे सिर्फ अमेजॉन की बात नहीं है, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो और मिंत्रा हो, कोई भी ये ऐप्स जो आप देख रहे हैं ये शुरू किसी और वजह से हुए थे, आज किसी और चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ठीक। शुरू अपने डिलीवरी करने से स्टार्ट हुए थे, डिलीवरी ऐप थे स्टार्टिंग में, देन ये लॉजिस्टिक संभाल रहे हैं एक पूरा इनका। तो आपने देखा होगा कि अमेजॉन तो अपने प्रोडक्ट बना के अपनी उसमें बेचता है, अमेजॉन बेसिक्स करके, आपने उनके देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या उन्होंने अपना वियरिंग ब्रांड भी बना रखा है, और वियरिंग नहीं सॉरी क्लोथिंग ब्रांड बना रखा है, शूज़ के ब्रांड, फुटवेयर का ब्रांड है उनका खुद का, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है, अलग अलग चीज़ों के उन्होंने ब्रांड बना रखे हैं, कई नाम अमेजॉन बेसिक्स अभी मुझे हिट कर रहा है। हाँ, उन्होंने जो फुटवेयर का इसका सिंबल नाम से उनका, तो आप कभी भी देख सकते हैं उनके ऐप में जाके। तो अब तो कंपनी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, अपने खुद की चीज़ें भी बना रही है। तो स्टेप्स क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक आउटसोर्सिंग डिसीजन में? आइडेंटिफाई नॉन कोर एक्टिविटीज़। अभी जो ऊपर कोर एक्टिविटी पे आप अपने ध्यान दे सकते हो, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉन कोर एक्टिविटीज़ को, आराम से देख सकते हैं कि जो अभी आपका काम चल रहा है कैसा चल रहा है, आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डिलीवरी कैसी होगी, डिलीवरी कब करनी है, ये इसके लिए आपने एक थर्ड पार्टी को अपने साथ जोड़ रखा है, ठीक है, वो उनका काम है। एवेल्यूट पोटेंशियल ऑफ आउटसोर्सिंग पार्टनर्स। हम लोग यहाँ पे अपने पोटेंशियल को आउटसोर्सिंग कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। एनालाइज कॉस्ट एंड क्वालिटी बेनिफिट्स। हम अपने कॉस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, क्वालिटी बेनिफिट्स को एनालाइज कर सकते हैं। इंश्योर डाटा सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। हम लोग अपने डाटा सिक्योरिटी पे फोकस कर सकते हैं, या वो जो थर्ड पार्टी है वो वहाँ पे हमें अपना एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो भी उसका भी देखना है। तो हम अपने इंश्योर कर सकते हैं अपने डाटा सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी को। और इस्टेब्लिश क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म स्टैंडर्ड्स। खुद के उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसलिए वो जाने जा रहे हैं, उनके खुद के स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफॉर्म करेंगे, हमारे इस्टेब्लिश क्लियर कॉन्टैक्ट होंगे। स्ट्रैटेजिक आउटसोर्सिंग डिसीजन शुड अलाइन विद कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल्स। ये किसके साथ काम करते हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम इनको छोटा सा काम देके हटा देंगे, नहीं, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के ही लिए सोचा ही जाता है, जिसमें सारे चीज़ों के डिसीजन लिए जाते हैं, फिर वो डाटा सिक्योरिटी का हो या फिर किसी चीज़ को एनालाइज करना हो, कॉस्ट के लिए हो या नॉन कोर एक्टिविटी के लिए हो या कोर एक्टिविटी के लिए हो, तो ये सारी चीज़ें, ठीक। ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता है कि कॉस्ट ही के लिए हो, इसमें बहुत सारे स्ट्रेटजिक डिसीजन का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, हम जिसमें आराम से बहुत सारी चीज़ें डिसीजन ले सकते हैं। चलते हैं आगे। थर्ड पार्टी में भी सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट टॉपिक है ये, और ख़त्म होने वाली है यूनिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं अपना कि आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या पता मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो अच्छे से बना के दूँ और भी वेल डिटेल्ड में। तो आपको जो भी ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं आप। और मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं आपको छोटी से छोटी बात बताऊं, छोटी सी छोटी चीज़ समझाऊं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को 3PL भी कहा जाता है। 3PL करके याद रखोगे तो याद रहेगा, क्योंकि इसका अगला टॉपिक जो होगा वो 4PL होगा। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स रिफर्स टू आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइज्ड कंपनी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होती है जो क्या काम करती है, लॉजिस्टिक्स के जो काम होते हैं वो मैनेज करती है किसी भी फर्म या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें। 3PL प्रोवाइड्स मैनेज द फिजिकल मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। हमारे स्टोरेज का गुड्स का स्टोरेज रखना होता है, और जो भी फिजिकल मूवमेंट होता है कि कहीं से सामान आया तो कहीं को भेजना है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है 3PL, जिसे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी बोला जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के? ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट को मैनेजमेंट करना, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, वेयर हाउसिंग सामान को स्टोर करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड फुलफिलमेंट, ऑर्डर को प्रोसेस करना और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको भरपूर भरना, ठीक है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, पैकेज करना और लेबलिंग करना, ठीक है, क्योंकि कई कंपनीज होती हैं जो सिर्फ आपको एक ही चीज़ दिलाती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ले लो उनसे। कई सारी कंपनीज सिर्फ एक ही कंपनी पे डिपेंड नहीं होती, बट 3PL क्या होता है कि पूरा लॉजिस्टिक्स वही संभालेंगे। लॉजिस्टिक्स एक छोटा सा ऑपरेशन नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं से सामान लाना, उसको फिर बनाना, रखना, मैनेज करना, कहीं फिर सामान लेके पहुंचना दूसरी जगह, फिर उसको कहीं से कस्टमर तक का पहुंचाना, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, फिर वापस कस्टमर से भी आना, ये सारी चीज़ें भी लॉजिस्टिक्स में आती हैं। तो ये जो टुकड़ों में काम हो रहे हैं ना, ये कई अलग अलग कंपनीज भी करती हैं, पर 3PL में क्या होता है कि सारी चीज़ें एक ही कंपनी की तरफ से हैंडल करी जा सकती है या हैंडल करते हैं वो, ठीक है। फिर वो पैकेजिंग हो, लेबलिंग हो, ये सारी चीज़ें। बेनिफिट्स क्या होता है इसका? रिड्यूस कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिलता है। अगला,
इम्प्रूव डिलीवरी स्पीड एंड रिलायबिलिटी, अगर एक ही कंपनी चीज़ कर रही है और वो इसी चीज़ के ही लिए जानी जाती है, उन्होंने ये कंपनी इसी चीज़ के लिए खोली है, तो उनकी डिलीवरी स्पीड क्या होगी, अच्छी होगी, रिलायबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी उनके पास। ठीक, प्रोवाइड एक्सेस टू एडवांस लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी, अगर वो इसी चीज़ के ही लिए काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने बात कभी ना कभी एग्जांपल सुना होगा वो इसी चीज़ के लिए बने, तो अगर वो इसी चीज़ के लिए बने तो उनके पास लॉजिस्टिक्स को लेकर तो टेक्नोलॉजी बाकी कंपनी से तो एडवांस ही होगी ना, जो खुद से हर चीज़ कर रहे हैं। अब वो अपना प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, उनके अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंशियल का भी, सब चीज़ें, ये सब चीज़ें अगर एक ही कंपनी कर रही है तो लॉजिस्टिक्स पे वो क्या छोटी सी छोटी ध्यान दे नहीं पाएंगे, पर अगर लॉजिस्टिक्स की ही कोई कंपनी है तो वो छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखेगी। आगे बढ़ते हैं। 4PL, 4PL क्या होता है, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे क्या काम होता है फोर्थ पार्टी का, कि जो 3PL होते हैं ये थोड़ा इनके और भी एडवांस लेवल पे, कि एक ही कंपनी बहुत सारी कंपनीज का काम कर रही होती है, ठीक है, एक ही कंपनी बहुत सारी कंपनीज का काम कर रही होती है, ये होती है 4PL। 3PL क्या होता है कि एक ही फर्म के साथ एक ही टाइम पे एक ही काम कर रहे होते हैं, या जो भी उनको काम बताया जाता है वो कर रहे होते हैं। पर 4PL क्या करता है, एक बड़ा लेवल उसका, ठीक है, या आगे वाला लेवल जो कि 3PL को ही एक तरीके से मैनेज कर रहा होता है, मल्टीपल 3PLs को मैनेज कर रहा होता है। 4PL logistics is a higher level of concept than a 3PL. A 4PL provides manage the entire supply chain including multiple 3PLs। अभी बताया था ना मैंने कि मल्टीपल 3PLs को एक ही कंपनी बहुत सारे कंपनीज को मैनेज करती है। टू गिव कंप्लीट लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, क्या उनकी मदद करती है, जो भी उनके लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। दे फोकस ऑन प्लानिंग, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन रेदर देन ओनली फिजिकल मूवमेंट। ये और भी, वो तो सिर्फ फिजिकल मूवमेंट और ये वेयर हाउसिंग इन चीज़ों पे ही थे, ये थोड़ा और भी एडवांसली चले जाते हैं। इसमें आप के साथ और कंपनी में बेटर जुड़ते हैं, और भी डिपार्टमेंट्स पे काम करते हैं, जैसे प्लानिंग करना, इंटीग्रेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, एनालिसिस करना, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, एनालिसिस करना, डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं आपको। फंक्शन क्या है, एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक का जो भी सप्लाई चेन का मैनेजमेंट होता है ये खुद से करते हैं। नेटवर्क डिजाइनिंग, डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो भी इनका नेटवर्क होता है ये डिज़ाइन करते हैं, उसको फिर ऑप्टिमाइज करते हैं। कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट 3PLs, जो भी 3 डिफरेंट PLs को मैनेज करा जा रहा है उनके बीच कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे से चलना होता है। डाटा एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, अभी बताते हैं ना डाटा एनालिसिस करते हैं, तो ये पॉइंट ऊपर भी लिख लीजिएगा कि डाटा एनालिसिस करने में मदद करते हैं। ये कहाँ मदद आता है, डिसीजन मेकिंग में मदद आता है। बेनिफिट्स क्या होता है इसका, बेनिफिट्स होता है 1 सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर लॉजिस्टिक्स, एक ही सिंगल पॉइंट से आप एक ही सिंगल पॉइंट से मतलब कि मैनेज करा जा सकता है पूरे लॉजिस्टिक्स को, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो कंपनी आपके सॉल्यूशंस में मदद करेगी। फुल विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, जब एक ही कंपनी के पास सारा आपने दे रखा है तो आपके पास एक तरीके से आप डायरेक्टली सवाल उसी कंपनी से पूछ सकते हो। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं किसी से पूछना है, वेयर हाउसिंग के लिए नहीं पूछना है, और डिलीवरी के लिए नहीं पूछना है, आप तो एक ही कंपनी से पूछ सकते हो ना कि सामान कहाँ पे है, कब तक कस्टमर हो जाएगा, तो ये सारे सवाल आपके एक ही कंपनी के पास रहेंगे। तो विजिबिलिटी हो या कंट्रोल हो या ट्रांसपेरेंसी हो, आपको ज़्यादा मिलती है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग सपोर्ट मिलता है, अभी बताया था डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस कर रहे हो डाटा का तो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता ही मिलता है। यस, यहाँ पे यूनिट खत्म हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।